तो चलिए चैप्टर नंबर 10 में हमने आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उस पार्ट को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हम नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर को अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में हम समझ सकते हैं कि दो पार्ट्स में चैप्टर आपका होता है। तो पहला पार्ट जो था बेटा वो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकंड पार्ट जो है आपका वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है आपका? ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को, आपने अपनी रोज की लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को कि कभी कभी अगर आप एक ग्लास में, बॉटल में, किसी कंटेनर में ऐसे पानी भरा हुआ है, अगर आप यहाँ पे एक पेन रख देते हैं इस तरह से, अगर आप उसमें एक पेन रखेंगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे वो पेन आपको टूटा हुआ महसूस होगा, थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा वो आगे की तरफ या थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा हो गया, ऐसा ऑब्जर्व होगा। या फिर कभी कभी आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी स्विमिंग पूल में कोई नहा रहा है, धो रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, मतलब नहा ही रहा है, धो नहीं रहा कुछ, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस बात को कि कोई आदमी अगर ऐसे उसमें बैठा है या फिर लेटा हुआ है, तो उसका जितना पार्ट ऊपर है वो तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जितना पार्ट नीचे है वो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। किया है कभी सब ऑब्जर्व? ठीक है, कभी मूवी वूवी किसी टीवी सीरीज में या फिर कहीं किसी नाटक में देखा होगा तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि आपका, यूट्यूब की वीडियोस में देख लिया होगा ऐसा कुछ कुछ, कि ऐसा होता है कि जो आपका पार्ट बाहर है जमीन पानी से वो आपको नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो बहुत एक्सपेंडेड या बहुत बड़ा आपको दिख रहा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर जाके उसके जो पैर थे वो सूज गए, या फिर आप जो किशमिश को पानी में डाल देते हैं वो फूल जाती है, तो उस तरह से आपके जो पैर थे वो भी फूल गए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, कोई जादू तो ऐसा नहीं है। तो ये जो सारे फिनोमिना जो हो रहे हैं बेटा, ये होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, जितने भी रिफ्लेक्शन है, बट दिस फिनोमिना इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात में इसको डिफाइन करूँ तो आपका, आप ये बात देख रहे हो इन दोनों एग्जाम्पल में, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करो, इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आप एक बात को ऑब्जर्व करो, ये देख रहे हो कि आपके पास दो मीडियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो मीडियम से मेरा कहने का क्या मतलब है? दो मीडियम से मेरा कहने का ये मतलब है बेटा कि आपने अगर देखा कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपकी एयर है और यहाँ पर क्या है आपका वाटर है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऊपर एयर है, यहाँ पे क्या है आपका वाटर है। ठीक है, तो आप ये बात बोल सकते हो यहाँ से कि आपके पास दो अलग अलग तरह के सराउंडिंग है, मीडियम है। इसको मैंने एक मीडियम बोल दिया और इसको मैंने दूसरा मीडियम बोल दिया, तो आपको देखने को मिल रहा है क्या कि जब भी मैं रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये दोनों एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे आपको दो मीडियम देखने को मिल रहे हैं, दो अलग अलग जगह देखने को मिल रही है जहाँ पे आपका लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो पहली बात तो, एक बात हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेशन में आपको समझा ही दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि आप किस मीडियम पे चल रहे हो, आप किस मीडियम में चल रहे हो, ये उस पर डिपेंड करती है। अगर आप एयर में हो तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, अगर आप वाटर में हो तो स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, अगर आप किसी और मीडियम में जा रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट मीडियम होना चाहिए। अब सॉलिड में तो नहीं बहाओगे ना, आपकी लाइट की ट्रेवल के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को जनरली बेटा हम सी से लिखते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम जनरली सी से मेंशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सी की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ और वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके वैक्यूम में, वो पाई जाती है वैक्यूम में। या फिर हमारे लिए वैक्यूम और एयर मीडियम लगभग आसपास होंगे। वैसे तो अगर मैं बहुत ही हार्ड एंड फास्ट बात करूं तो सिर्फ वैक्यूम का आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए वैक्यूम और एयर एक तरह से एक जैसे होते हैं, क्योंकि एयर में भी बहुत नजदीक वैल्यू होती है आपकी इसकी। ठीक है, बाकी जितने भी मीडियम है फॉर अदर मीडियम्स, जितने भी अदर मीडियम्स होंगे फॉर अदर मीडियम्स, ठीक है, जितने भी अलग मीडियम होंगे आपके एयर और वैक्यूम को छोड़ के, उनमें हर जगह जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, हर जगह जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो याद अपन क्या रखेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इट इज लेस देन आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो मेन कारण है, जो मेन कारण है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का, वो ये है कि आपकी अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि किसी मीडियम में लाइट तेज जा रही है, किसी मीडियम में लाइट धीरे जा रही है, और उससे थोड़ा सा पाथ का डिफरेंस आ जाता है। देखो वो साफ सी बात है कि अगर मैं एक जगह पे तेज चल रहा हूँ, एक जगह पे धीरे चल रहा हूँ, तो जब देख कोई मुझे बाहर से देख रहा होगा तो उसको थोड़ा सा चीजों में ना ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होगा, थोड़ा सा अजीब सी चीज महसूस होगी। तो वही अजीब सी चीज और कुछ नहीं है, उसी को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छे से अगर सिर्फ टेक्निकल डेफिनेशन में आपको सामने लिख दूं, जो आपकी डेफिनेशन होती है इस रिफ्लेक्शन की, वो होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट travels from when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium।
जब आपका एक लाइट एक मीडियम से, जैसे एयर से जा रही है वाटर में, वाटर से जा रही है ग्लास में, ऐसे कुछ होता है, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आपकी वहां पे क्या होती है, बेंडिंग आपको देखने को मिलती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर कोई आपसे पूछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप सिंपल बता दो कि इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले तो आपके पास में ये रीजन हो जाएगा, दिस इज द रीजन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि आपके अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो अलग अलग होती है, इसकी वजह से आपको बेंडिंग देखने को मिलती है। चलिए, अब अब अगर हमने यहाँ पे बात करी आपका, अगर हमने यहाँ पे बात करी आपका कि आपको बेंडिंग होती है, तो देखिए बेंडिंग को पढ़ने के लिए, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी की चीज को सीधी चीज आ रही थी थोड़ी मुड़ गई। अब कोई भी चीज अगर मुड़ रही है तो या तो वो ऐसे, देखो मेरे हाथ को देखो, या तो वो ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, जब दूसरे मीडियम में घुसी या तो वो ऐसे हो सकती है या फिर वो ऐसे हो सकती है, दोनों ही तो मुड़ने कहलाएंगे। या तो सीधे आ रही है तो या तो वो ऐसे मुड़ेगी या फिर वो ऐसे मुड़ सकती है, तो कोई भी मुड़ सकती है। तो ये किस तरफ मुड़ रही है, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़नी पड़ेगी, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनको हम देखते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान देना एक बार। लेट्स से इस तरह से, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर आपका मीडियम वन है, कोई भी मीडियम, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे एयर है या फिर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कोई मीडियम वन है और यहाँ पर कोई मीडियम टू है, यहाँ पे कोई मीडियम टू है, इस सेकंड मीडियम है, ठीक है। और अगर मैं आप बात करूं आगे, लेट्स से कि आपकी लाइट आ रही है, आपकी लाइट आ रही है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, तो वो लाइट एंटर करने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऐसी हो जाए, कुछ वो क्या हो जाए, ऐसी हो जाए। या देयर इज अ चांस, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइट ऐसे आई, उतने ही एंगल से टकराई, और वो आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर एंटरिंग द अदर मीडियम वो इस टाइप की हो जाए, इस तरह से बेंड करे, दोनों ही बेंडिंग है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो सीधी सी चली जाती, पर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ पे कैसे बोलूंगा, इस बेंडिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपका जैसे हमने पढ़ा था उसी हिसाब से मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, एक चीज बनाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन की खास बात क्या है, दिस लाइन इज, इसको यहाँ पे सेम लाइन में ऐसे बनाता हूँ, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वो लाइन है जिसकी तरफ से मैं ये बता पाता हूँ आपको कि कोई लाइट आपकी कितना ज्यादा कितना कम किस तरफ बेंडिंग कर रही है। और इसको मैं बोलता हूँ आपका नॉर्मल, इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल। यहाँ पे ये भी क्या है, आपका नॉर्मल है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि जब भी कोई लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो आपका बेंडिंग करती है, और बेंडिंग की मैंने आपको दो केस आपके सामने दिखा रखे हैं। अब ये जो लाइट आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट है जो आफ्टर बेंडिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। बेंडिंग हो रही है ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम क्या बोलेंगे आपका, इसको हम बोलेंगे आपका इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको हम क्या बोलेंगे आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोनों अलग अलग केस है, पहली बात ये याद रखना, दोनों अलग अलग केस है, अलग अलग एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दोनों को आप बोलो कि सर ऐसा पहले ऐसा क्यों हो रहा था बाद में ऐसा हो रहा है, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको केस वन बोल दिया, ऐसे ही मैं इसको मैं केस टू बोलता हूँ, ठीक है। इसी से पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, तो इसको मैंने रिफ्लेक्टेड बोल दिया, ये जो नॉर्मल है, तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं आपके पैरेलली आपको एक और चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या है आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना अच्छे से चीज को, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे मैं पैरेलली आपको समझाना चाहूंगा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बचपन में पढ़ रखे हैं, जिस तरह से आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बचपन में पढ़ के आए हो, उसी तरह से यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करते हैं। देखिए, तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका पहला जो लॉ होता है, जो पहला लॉ होता है वो ये बोलता है आपका, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाई ना इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है आपका, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे आपके सामने स्टेट करता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखिए, तो पहले लॉ की बात करते हैं यहाँ पे अपन, ठीक। देखिए, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपको, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ ट्रू ट्रांसमिट मीडिया। देखो मीडिया, मीडिया जो शब्द है ना बेटा, वो आपका प्लूरल शब्द होता है, सिंगुलर शब्द होता है मीडियम और उसका प्लूरल होता है मीडिया।
इंटरफेस क्या है? इंटरफेस का मतलब होता है वो जगह जहां पे दो मीडियम आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरफेस। ये जो है आपका, ये जो लाइन है आपकी, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस मतलब ऐसी जगह जहां पे दो चीजें इंटर, उनके दो फेस टकरा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो आपको क्या मेंशन, एटलीस्ट क्या मेंशन करके आना पड़ेगा? अगर कल को क्वेश्चन आया, आपको लिख के लिखना पड़ा, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, बस इतना, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऐसी चीज हम आपका पहले बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब सिंपल सा इतना ही होता है कि जब आपकी कोई इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ पे आपका नॉर्मल है और यहाँ से क्या कर रही है, जा रही है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में पड़ते हैं, मतलब एक ही पेज में आप इन तीनों को बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइट आई, ये नॉर्मल, और लाइट ऐसे चली गई आपकी तरफ आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेरी तरफ आ गई, नहीं, वो आपके ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, सेम सेम प्लेन में रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, आप समझिए दूसरी बात क्या है यहाँ पे। दूसरी बात को अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आपका दूसरा है, वो दूसरा लॉ बेटा अभी आपके लिए ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता आपको होना चाहिए। क्लास 12th में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसका होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा आइडिया आपको इसका होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसका होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स है, और मैं सॉरी, आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री का नाम इसमें थोड़ा सा आता है, लेकिन फिर से बता दो, बहुत डिटेल में इसको नहीं समझना है अभी आपको, ठीक है। अब देखिए, प्लीज कोई बच्चा ये सब हरकतें मत करो, मतलब गलती से करो लेकिन मत करो, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चलिए देखिए। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं, सेकंड आपका क्या है, सेकंड लॉ को मैं अगर आपके सामने मेंशन कर दूं, ये है, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझने पे आपको जोर नहीं देना है। आपको जो बात है वो समझा रहा हूँ, आपको याद लेकिन करना पड़ेगा, इसको याद जरूर करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में फिर से बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं। पता तो होना चाहिए, क्योंकि अभी सिलेबस में है नाम तो। ये आपका है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ चीजों को, ठीक। इसको मैं वापस यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक, ये है आपका सेकंड लॉ। ये बस पढ़ लेते हैं इस लॉ में लिखा क्या है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, इज अ कांस्टेंट फॉर द गिव लाइट ऑफ अ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये एक्स्ट्रा है, काम की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस लॉ इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सेकंड लॉ का नाम जो होता है बेटा, इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको मेन चीज लिख के आनी होगी क्वेश्चन में, अगर आपका आया तो, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इसका स्टेटमेंट हो, इसका मतलब एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इसका, कि जो यहाँ पे लिखा है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए, ये तो मैथमेटिक्स वाली बात होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ बाकी जो चीजें वो समझाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, तो यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। इसको हम बेटा हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आई को, ये वाला जो एंगल मैंने आपके सामने यहाँ बनाया डायग्राम में देखेंगे, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। फिर दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन, सारे एंगल आपको हमेशा नॉर्मल से लेने होते हैं, चाहे आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो चाहे आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होते हो। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया आपका, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी आर से करते थे, वहां पे भी आर से करते थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, बहुत समझ में आ गई बात। तो उसने बस सिंपल से इतना ही बोल रखा है कि अगर मैं साइन आई निकालता हूँ, आई पता है मुझे साइन आई, जैसे आप साइन 30 साइन 60 निकालते हैं ना, उसी तरह से डिवाइडेड बाय मैं साइन आर निकालता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है आपके लिए कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यही क्या होता है आपका, यही कहलाता है आपका स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। तो ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये सारे ये सब समझ में आ गया, ये दोनों लॉ समझ में आ गए।
अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी समझने वाली, वो क्या है, वो हम इस डायग्राम को ही सही समझेंगे, इसमें ध्यान देना। देखिए ये सब समझ लेना। ऑब्वियसली आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी, तो उसके बाद में ये सारी चीज आप लिख भी सकते हो, बाद में आप ये सारी चीज आराम से बैठ के लिख भी लेना नोट्स के फॉर्म में। अब मैं इसी डायग्राम में कुछ बताना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा, इस पे खास ध्यान देना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये जो चीज है आपकी मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये जो चीज आपके लॉज लिख रहे हैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके डायग्राम में जो चीज लिखी है उसकी जरूरत है, डायग्राम जो मेरा मैंने पूरा मेंशन कर रखा है मुझे उसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उसी में आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ, तो पहले उस पर ध्यान दें। देखिए अभी अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई बात नहीं कर रहे, हम बाद में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सुनिए, तो यहाँ पर केस वन में अगर आप देखें, तो केस वन में आपको एक बात पता चल रही है, थोड़ा ध्यान देना वापस से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सेकंड केस में थोड़ा सा ध्यान से फर्स्ट केस में थोड़ा ध्यान से देखें एक चीज पर, तो आप ये पाएंगे बेटा कि अगर ये मीडियम टू ना होता, अगर ये मीडियम टू ना होता तो लाइट आपकी सीधी चली जाती है इस तरह से, राइट, सीधी चली जाती है। सिमिलरली इस केस में भी अगर अगर ये लाइट ऐसे ना होती, बैंड ना होती, तो ये सीधी चली जाती, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो सीधी चली जाती, जो ऊपर से आ रही है इस तरह से करके वो सीधी चली जाती। अगर जो ऊपर से लाइट आ रही है इस तरह से, वो ऐसे करके ऐसे चले जाती, अगर रिफ्लेक्शन ना हुआ होता, अगर रिफ्लेक्शन ना हुआ होता ऐसे। सिमिलरली दूसरे केस में क्या होता, अगर रिफ्लेक्शन ना हुआ तो लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे ही क्या होती, चले जाती, बड़े आराम से चले जाती। ठीक है, नो बेंडिंग। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे मीडियम के आने की वजह से क्या हुआ, बेंडिंग हुई है, दूसरे मीडियम के आने की वजह से क्या हुआ, आपकी बेंडिंग हुई है। और बेंडिंग में खास चीज क्या देखने मिल रही है आपको केस वन में, केस वन में खास चीज क्या देखने को मिल रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ध्यान देना अच्छे से इस बात पे। केस वन में आपको खास चीज देखने को क्या मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है कि लाइट बेंड तो कर रही है, लेकिन लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को देख रहे हो ना आप, लाइट ऐसी सीधे चले जाती है लेकिन उस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई कहीं, तो आप बोलोगे लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली मैं जब केस टू को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, केस टू को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो इसमें आप यही बात क्या बोल सकते हो कि लाइट आपकी बेंड तो हो रही है, लेकिन क्या कर रही है, नॉर्मल, ये ना नॉर्मल, ये लाइन लाइन के नॉर्मल नॉर्मल से दूर चली गई। देखो यहाँ ये लाइन होता है रास्ता सीधा, लेकिन वो देखा कि वो उधर चली गई, इधर चली गई ना आपकी, इधर चली गई मतलब दूर चलेगी नॉर्मल से, तो मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दो चीज देखने को मिली। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, प्लीज इस पे ध्यान देना। ठीक है, और पूजा बीच बीच में हाँ भी करते हैं, पूजा समझ में आ रहा है आपको? अरे पूजा आप क्लास में हो कि नहीं हो, बोल ही नहीं रहे आप कुछ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, आपने आवाज या तो बहुत कम कर रखी है। अब आई सर, अब बोलो वापस से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, शाबाश। अब देखो ऐसा हुआ, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नाउ। अब मेरी एक बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें आगे मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ आपको, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बेटा जब लाइट आपकी किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है और वो टूवर्ड्स द, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, तो ये याद रखना कि आपकी लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, ये शब्द समझना। आपकी लाइट को मैं बोलूंगा इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब मेरा कहने का कि जब आपकी लाइट कहीं से आ रही है और कहीं जा रही है, और जाने के बाद अगर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, तो मैं कहूंगा कि वो लाइट कहां से कहां आ रही है, रेयरर टू डेंसर। मतलब मेरा कहने का, अगर लाइट मेरी ऐसे आ रही थी, ये मेरा नॉर्मल बना दिया मैंने, और लाइट अगर नॉर्मल के ऐसे पास चली गई है, लाइट अगर नॉर्मल के पास चली गई, तो जो ऊपर वाला मीडियम कहलाएगा वो कौन सा मीडियम कहलाएगा, वो रेयर मीडियम कहलाएगा। और जो नीचे वाला मीडियम है वो बेटा क्या कहलाएगा, आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं नीचे वाला केस देखता हूँ, जब नीचे वाला केस देखता हूँ, नीचे वाले केस में क्या हुआ है, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे देखिए ना, लाइट दूर चलेगी। तो इस केस में मैं क्या बोलता हूँ आपका, कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। लाइट कहां से कहां जा रही है आपकी, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। मतलब कभी भी अगर मेरी लाइट ऐसे होती है कि लाइट मेरी ऐसे आई, ये रहा नॉर्मल, और अगर नॉर्मल से ऐसे होके वो दूर चले जाए इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके वो ऐसे चले जाए, तो मेरा ये हो जाएगा एंगल दूर बड़ा बन गया ना। तो उस केस में क्या बोलूंगा, जो ऊपर वाला मीडियम है, जो ऊपर वाला मीडियम है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम। और जो नीचे वाला मीडियम है उसको क्या मैं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, इतना समझ में आया पूजा, जल्दी बताओ। चलो वो बोल ही जाएंगी। यस सर। ठीक है चलो।
अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ रेयर टू डेंसर। एक और बात पे आप गौर करोगे, अगर अगर ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, तो एक बच्चा बड़ा प्यार से आराम से बता सकता है कि सर अगर ये आई है ये आर है, तो साफ साफ देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि एंगल आई क्या होगा आपका, एंगल आर से बड़ा होगा। तो जब भी लाइट आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और दूसरी बात वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं एंगल बनाता हूँ, तो यहाँ पे एंगल आई ये हो गया, ये हो गया एंगल आर, साफ साफ देखने को मिला ये इतना बड़ा एंगल, ये इतना छोटा सा एंगल। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, एंगल आई इज ग्रेटर, सॉरी इज लेस देन एंगल आर। ठीक है, वापस समझो इन बातों को, जब भी लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो ये रेयरर और डेंसर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। मैथमेटिकली हम कैसे बताते हैं कोई डेंसर है या रेयरर है, उसको मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, मैथमेटिकली अगर मुझे किसी चीज को समझाना है कि आपका रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, तो उसको मैं बताता हूँ। आपका एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे वो एयर हो या ग्लास हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको आप लोग जिससे रिप्रेजेंट करते हो, देखो क्लास 12th में कुछ कुछ टीचर या कुछ किताबें म्यू से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ किताबें एन से रिप्रेजेंट करती हैं, वो अलग अलग किताबें, अलग अलग टीचर अलग अलग चीजों से मेंशन करते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में उसको एन से मेंशन कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, आपके सिलेबस में इसको एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब सुनो कि एन होता क्या है, अब सुनो कि एन होता क्या है। तो देखिए, एन का मतलब होता है आपका, ध्यान देना, एन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, पहली बात तो एन किस काम आता है, तो पहले मैं वो बता देता हूं आपको। एन आपका काम आता है सिर्फ ये बताने के लिए, एन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताने के लिए काम आता है कि आपका टू फाइंड विच मीडियम इज रेयरर, विच मीडियम इज रेयरर और डेंसर। ये आपको ये बताने के काम आता है कि आपका कोई मीडियम डेंसर है या रेयर है। एक और बात याद रखना, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा बेटा, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, तो उस केस में या तो एक मीडियम डेंसर होगा या रेयर होगा, ये होना बहुत जरूरी है। या तो एक डेंसर होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अगर एक रेयर होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेंसर हो जाएगा। पहले हम इसका फॉर्मूला होता है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला आपकी किताब में जो लिखा है वो लिखा है N21। इस N21 का मतलब और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है N2/N1। कल को आपको N2 दिखता है, आपको N से मतलब है वैसे तो N2/N1। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको समझ देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, उल्टा रिलेशन ध्यान देना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2, जहाँ पे V जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला मेंशन हुआ है, बहुत प्यारा सा सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है आपके सामने कि आपका N21, ये N21 देके बच्चा घबरा जाता है, लेकिन एक्चुअल हम फॉर्मूला जब बताते हैं ना बेटा, तो N21 से बताते हैं। हम N का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताते, हम N का फॉर्मूला हम डायरेक्ट कभी नहीं बताते, हम उसका N2/N1 का फॉर्मूला यूज करके बताते हैं। पर अब समझिए, अगर मुझे N निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए, लेट्स से जब आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो मीडियम है, अगर उसको मैंने ले लिया आपका एयर या वैक्यूम, अगर जो मीडियम 1 है उसको मैंने एयर या वैक्यूम ले लिया, ठीक है, तो अगर मुझे इस केस में तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होती है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली आपकी V1 की जो बेटा वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ हो जाएगी। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इतना पक्का है, जब भी मुझे किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ एन निकालना है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसके लिए फर्स्ट मीडियम क्या मान लूंगा, एयर मान लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम, दोनों को हम एक तरह लेके चलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 1।
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना है इसको। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या मीडियम वैक्यूम की जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो, जब मुझे किसी भी मीडियम का एन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एन मीडियम अपॉन एन एयर कर लूंगा वहां पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो n/1 वाला ही फॉर्मूला बनेगा, n/1 वाला ही फॉर्मूला बनेगा, तो मैं n मीडियम अपॉन एयर कर दूंगा इसको। उससे फायदा क्या होगा, ये सीधा सीधा n मीडियम के बराबर ही निकल के आ जाए। क्यों? क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू तो क्या है, 1 है, और किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो मतलब नहीं होता। तो किसी भी चीज का अगर आपको मीडियम का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं इसको सिंपल n से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम में आपको निकालना है, सॉरी मीडियम नहीं, ऊपर एयर आएगा क्योंकि नीचे 1 आप लिख रहे हैं, नीचे ऊपर एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम का आपको निकालना है, जिस भी मीडियम का आपको निकालना है, उसको हम नीचे रखेंगे। अब सुनो आगे की बात, इस तरह से। अब सुनो एक बात, मैंने आपको बहुत पहले एक चीज बताई थी, बहुत पहले तो नहीं, आज ही एक चीज बताई थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी होती है, 3 × 10⁸ और मैंने ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, हमेशा 3 × 10⁸ से होगी। तो इसका मतलब ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है। ऊपर क्या है आपका, बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल इतना हो गया कि ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर। तो जब भी मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, जब भी मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं वहां पे, मैं बोलता हूं कि वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से बड़ी निकल के आएगी। वो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी निकल के आएगी। इसका मतलब दुनिया में किसी का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, कभी कभी कुछ कुछ लोग इसको एन मीडियम लिखते हैं, कभी कोई कुछ लोग इसको n2 लिखते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसको सिर्फ n लिख देते हैं। अलग अलग किताबें, जैसे एनसीईआरटी ने n2 लिख रखा है, आईसीएसई वाले बच्चों की किताब में एन मीडियम लिखा होता है, और बहुत सारी किताबें जो होती हैं अलग अलग ऑथर्स की किताब, वो एन ही लिख देती है। क्लास 12 में आप सिर्फ एन ही लिखोगे, तो उस इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, 1 से बड़ी होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, 1 से बड़ी होती है। तो ये बात समझना जरूरी है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है। जहां पे सिर्फ एक केस है, जहां पे अगर मैं एयर या वैक्यूम ले लूं, तो उस केस में 1 होती है। और किसी भी अदर मीडियम की बात कर लूं, अगर एयर को छोड़ के या वैक्यूम को छोड़ के मैं अदर मीडियम की बात कर लेता हूं, तो वहां पे हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 से बड़ी होती है। किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एन की। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। पूरा समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो आपकी, एक सेकंड, जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें नोट पॉइंट समझ के, आपका जो n2/n1 मैंने बताया था ना, n2/n1, इसको बेटा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज आप इसमें डिवाइड कर रहे हो किसी और के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, आपने किसी से कंपेयर किया है, तो कंपैरिजन चीज को हम रिलेटिव शब्द से भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहीं पे सिर्फ n लिख रहे हो, जैसे n मीडियम है ना, को n मीडियम लिख रहे हो, या सिर्फ n2 लिख रहे हो, या सिर्फ n लिख रहे हो, तो इसको हम बेटा बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आप सिर्फ उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि मैंने किसी से डिवाइड किया है कि नहीं किया है। और ये निकालते टाइम पे हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा आपको एयर के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर आप इन चीजों को निकालते। खैर, ये सब चीजें हो गई। अब आपको थोड़ा बहुत याद, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट्स से कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेट्स से कि स्पीड ऑफ लाइट इन a special glass is in a special glass is 2 × 10⁸ meter per second. Find its refractive index. Find its refractive index. अब आपसे बोला गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आपसे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा, एब्सोल्यूट की रिलेटिव। तो जब कुछ नहीं बोला गया तो एब्सोल्यूट ही निकालना है आपको। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे करेंगे? सर हम बोल रहे हैं कि आपने अभी थोड़ी देर बताया कि एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन, आप पीछे जाके वीडियो में उस चीज को देख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम कौन ले रहे हैं, हम ग्लास ले रहे हैं, तो हम मीडियम स्पीड ऑफ लाइट की बात क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात हो रही है ना, ग्लास लेते हैं, और ग्लास के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम एनजी लिख देते हैं ताकि हम ग्लास की बात कर रहे हैं। अच्छा, सब बच्चों को पहले से ये चीज पता होनी चाहिए, ये पता ही होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है।
डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है ग्लास में कितनी स्पीड है 2 × 10⁸, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 10⁸, यहाँ से 10⁸ और 10⁸ कट जाएगा, बचेगा आपका 3/2 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.5। क्या ये 1 से बड़ा आ रहा है? आना भी चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया था 1 से बड़ा ही आता है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने अभी तक जो समझा उसके इस्तेमाल से हम समझा, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो सर आपने स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी हमें कि आपका मेन काम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है वो ये बताना होता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है तो कौन सा मीडियम डेंसर है। तो समझो इस बात पे आप गौर करते हैं। तो हमने ये देखा जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वहां पे कितने होते हैं? 2 मीडियम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट होती है इस तरह से तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलता है कि कोई भी कैसी भी हुई तो वहां पे आपको 2 मीडियम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मीडियम 1 होता है और यहाँ पे मीडियम 2 होता है। जहां से लाइट आ रही है उसको मीडियम 1 बोल दिया, जहाँ पे लाइट जा रही है उसको मीडियम 2 बोल दिया। तो सर अगर अलग अलग मीडियम है तो क्या इनका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होना चाहिए? इसका N1 होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? N2 होना चाहिए। साफ सी बात है ना, हर हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होता है। तो ऊपर वाले का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, नीचे वाले का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान दो कि अगर मैं ऊपर वाले का हमेशा N1 मानता हूं जहां पे से आपकी लाइट जा रही होती है और जहां पे आपकी लाइट जा रही है उसको हमेशा N2 लेंगे। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अभी तक जो समझ रहे हैं उसका ही एक तरह से निचोड़ है, एक तरह से समझना। फर्स्ट केस वन अगर केस वन में मैं बोलता हूं आपका कि N1 इज ग्रेटर देन N2, तो आप सिर्फ ये N1 और N2 की वैल्यू को देख के बता सकते हो कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। तो याद रखना, सिंपल से एक शब्द बोलता हूं, यहाँ पे समझाता हूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका शॉर्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को REF इंटू एन REF DX लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कैसा मीडियम, उसको आप चुपचाप से क्या बोल दोगे? डेंसर मीडियम। उसको चुपचाप से क्या बोल दोगे बेटा? डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा आपको ज्यादातर दी जाएगी, ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको हम क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और हमेशा याद रखना, अगर आपको पता चल गया कि एक रेयरर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा ऑटोमेटिकली आपका डेंसर मीडियम हो जाता है। ठीक है, ये बात समझानी चाहिए। तो जब आप बोलोगे लाइट मेरी यहां से आ रही है यहां जा रही है और इसमें देख बोल रहा हूं कि मैं N1 आपका ज्यादा है N2 आपका कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है आपका? वो डेंसर है। जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है आपका? डेंसर मीडियम। और जो सेकंड है वो आपका क्या हो गया ऑटोमेटिकली? वो हो गया आपका रेयर मीडियम। बस ये याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। अगर ऐसा है क्योंकि मेरी लाइट 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? माई लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, लाइट आपकी कहाँ जा रही है? लाइट इज गोइंग, बोल सकता हूँ इसको, गोइंग फ्रॉम denser to rarer. Light is traveling from या going from denser medium to rarer medium। और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी थी, बहुत पहले थोड़ी देर पहले दोनों चीज एक साथ बोल दी मैंने। ये मैंने चीज आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी कि आपका यहाँ पर जब भी लाइट आपकी रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाती है तो लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो उसी को चीज को मैं मेंशन करता हूँ। अगर लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या करेगी? लाइट विल बेंड टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखना, रेयर में जाते टाइम पे क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल आपकी लाइट जाती है। तो आपको अब पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गई जो मैंने आपको समझाया था पहले। पहले मैंने आपको ये और ये सीधे सीधे समझा दिया, मतलब बोल के बता दिया था। अब मैंने आपको उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नजरिए से समझाया। ठीक है, चलिए पूजा दूसरा केस। पूजा अपनी उसको ऑन कर लीजिए आवाज को, मैं आपसे सेकंड केस आपसे पूछूंगा। सेकंड केस मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि आपका N1 की वैल्यू N2 से कम हो जाए, N1 की वैल्यू N2 से कम हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पूजा जी कि मेरा कौन डेंसर होगा कौन रेयर होगा? 1 डेंसर होगा कि 2 डेंसर होगा? जल्दी बताइए। सर N1 रेयर मीडियम होगा और बेटा N1 N2 तो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, आप सिर्फ 1 और 2 को बोलेंगे कौन रेयर है कौन डेंसर है। और 2 क्या हो जाएगा आपका? ओके सर। डेंसर मीडियम हो डेंसर जाएगा। मीडियम। ठीक है, शाबाश। अच्छा ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? 1 से 2 जा रही है, तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयर जा रही है? सर डेंसर मिड नहीं, डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर कैसे जा रही है? 1 से 2 अगर आप जाओगे तो डेंसर टू रेयर जा रहे हो, रेयर टू डेंसर जा रहे हो? नहीं सॉरी सर, वो रेयर टू डेंसर। आराम से कोई ऐसा मत करो कि अपनी बातों में फंबल हो जाओ। रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मुझे बताइए जब डेंसर। आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल?
सर अवे फ्रॉम नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल, ऑब्वियसली ऊपर वाले का उल्टा ही होगा ना, ऊपर वाला क्या ऊपर है, सर, ऊपर अवे है। नॉर्मल से सर ऊपर जाएगी। ऊपर मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे नहीं होता बेटा, यहाँ पे अवे और वो होता है टुवर्ड्स। अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों जाएगी, नो, बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है उसका उल्टा जाएगी ना। बैंड अवे फ्रॉम ऊपर नॉर्मल। ऊपर सुनो सुनो आप सुनो, जब डेंसर से रेयर जा रही है तो आपकी कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर जाएगी तो उल्टा जाएगी ना। अवे एक होता है दूर जाना और एक होता है पास आना। अवे का मतलब है कि आपका दूर जा रही है नॉर्मल से, अवे का मतलब वो दूर जा रही है नॉर्मल से। तो जब रेयर से डेंसर आएगी तो ऊपर वाले का उल्टा होगा ना, तो दूर जाएगी पास आएगी, सर पास आएगी। पास आएगी। अगर पास आएगी, पास आने को हम बोलते हैं इंग्लिश में इट विल बेंड बैंड टूवर्ड्स द ओके, नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स का मतलब होता है पास आना, ठीक है। पास, यस सर। ठीक है, तो जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो आप क्या बोलते हैं कि वो उसके पास आ रही है, किसके पास आ रही है, नॉर्मल के पास आ रही है। टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आप म्यूट कर लो अपने आप को वापस से। ये आपको पूरी की पूरी कहानी ये है, कहानी बोल लो उसको, स्टोरी बोल लो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन ये आपको पूरी की पूरी चीज पता होना जरूरी है। यही चीज आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना हमने सिर्फ अभी रिफ्लेक्शन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। अभी हम आपका नए नए केसेस पढ़ेंगे, उसमें वो बात अलग है, पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है आपका, कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको बेंड कर सकती है, या तो अवे बेंड करेगी या बिलो आपके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, या अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। अवे तब करती है जब वो डेंसर टू रेयर आती है, और आपका टुवर्ड्स जब करती है जब आपका डेंसर टू रेयर आती, रेयर टू डेंसर जाती है। और डेंसर और रेयर हम कैसे बता पाएंगे कौन डेंसर है कौन रेयर है, वो हम बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो आपका रेयर मीडियम। ये मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह से रिवाइज करवा दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करना चाहते हैं आपका रिफ्लेक्शन अलग अलग केसेस में। ठीक है, अलग अलग केसेस में हम आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं प्लेन रिफ्लेक्शन की, या प्लेन रिफ्लेक्शन को हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आपका लेंसेज की हेल्प से क्या होता है कि लेंसेज में आपका कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज। तो पहला अपन देख रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका आपके लिए डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा उसको। तो आप अपना हम देखने जा रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए, ठीक है। तो इसको कभी कभी दूसरे नाम से हम वो भी बोलते हैं, आपको प्लेन रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं दूसरे नाम से। जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था बचपन में, ठीक है, क्लास 8 9th में, तो वहां पे अपन ने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था। रिफ्लेक्शन बाय क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर पढ़ा था। उसी तरीके से हम रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब को भी हम प्लेन रिफ्लेक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, आपके लिए इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम पर बड़ा ध्यान देना। एक सेकेंड। देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लाइट को मैं भेजता हूँ, ध्यान देना आप अच्छे से। मेरी एक लाइट है जो यहाँ से आती है इस तरह से, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको हम। ये आई इस तरह से, फिर क्या हुई यहाँ पे, फिर आप बोलोगे देखो मैंने क्या कहा था, दुनिया में हर चीज मैंने बाहर क्या मान ली, मैंने बाहर एयर मान ली, ठीक है। बाहर एयर, अंदर क्या मान लिया, ग्लास मान लिया, और फिर वापस से जब बाहर आएगा तो हम उसको एयर मानेंगे। तो एक बात याद रखना, मैंने आपसे क्या बोला कि दुनिया में एक बात मैंने यहाँ पे समझाई थी आपको, कि दुनिया में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका सबका 1 से बड़ा होता है, एक्सेप्ट एयर। एयर या वैक्यूम, वैक्यूम की हम बात ज्यादा डिटेल में नहीं करते हैं, एयर या वैक्यूम का आपको 1 होता है। तो और बाकी सबका क्या होता है, बाकी सबका 1 से बड़ा होता है। तो सुनो एक बात को, मैं बोल रहा हूँ कि अगर दुनिया में सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि दुनिया में सारे अदर मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है बेटा, ज्यादा है। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये बात मैं पक्की बोल सकता हूँ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। इसका मतलब अगर गलती से भी कहीं आपका एयर आ गई तो वो हमेशा कैसा काम करेगी, रेयर मीडियम का काम करेगी। तो इफ एयर इज प्रेजेंट, कहीं भी गलती से भी अगर आपका आ गई एयर, तो एयर इज प्रेजेंट, इट विल ऑलवेज बी रेयर मीडियम, इट विल ऑलवेज बी रेयर मीडियम। तो अगर कहीं पे भी
अगर कहीं पे भी अगर आपका एयर प्रेजेंट है तो वो हमेशा कैसे काम करेगी, रेयर। बाकी दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। सिर्फ तभी मैं बोल रहा हूँ जब एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो एयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी यहाँ पे, एयर। यहाँ पे मैंने कहा जब भी एयर प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, वो रेयर बन जाती है। तो मैं इसको लिखता हूँ रेयर यहाँ पे। और बाकी एयर के अलावा कोई प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेंसर। और एयर नीचे वापस से एयर आ गई तो उसको मैं वापस से क्या लिखता हूँ, आपका रेयर लिखता हूँ। अब समझना बात को। तो मेरा एक लाइट है जो इस तरह से आई, इंसिडेंट रे है आपकी, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नॉर्मल बना दिया इस तरह से। नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल से बनाया ताकि आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये लाइट आगे रिफ्लेक्ट करेगी। और मैं जानता हूँ, पूजा जल्दी बताइए, पूजा आप बताएंगे आंसर, कि जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर, जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, जल्दी बताइए। सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर टू डेंसर। याद रखो, जब भी आपका डेंसर मीडियम में जाऊंगा तो मैं नॉर्मल के करीब जाता हूँ, याद रखो इस बात को। एक तो इतने कॉन्फिडेंस से आप आंसर करते हो ना, मुझे समझ ये नहीं आता कि गलत आंसर करते भी इतने कैसे कॉन्फिडेंस से हो। याद रखो, मेरे साथ बोलो। टूवर्ड्स। जब भी मेरे साथ बोलो, जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी जब भी रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? सर पास हम्म। नॉर्मल के। अब वापस बोलो, जो मैंने बोला उसको वापस बोलो। जब जब भी भी टू लाइट, जब भी लाइट डेंसर से। उल्टा बोल रही हो। अरे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये कौन सी लाइट है, रेयर। ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी मीडियम है, डेंसर। तो इनके हिसाब से बोलो ना, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो बोलो। रेयर टू डेंसर जब भी जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। वापस बोलो। जब भी रेयर से डेंसर जाएगी तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, अब इसका उल्टा बोलना है। जब भी लाइट, अब मेरे साथ बोलो, जब भी जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, बोलो। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो टू नहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो वो दूर जाएगी नॉर्मल से, तो क्या जाएगी? अ, दूर जाएगी नॉर्मल से। हाँ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताना, अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर टूवर्ड्स द नॉर्मल। शाबाश। अब देखो, मैं यहाँ पे, अब मैं अभी आपको आंसर करना है। यहाँ पे मीडियम है, रेयर है, यहाँ पे डेंसर है, तो लाइट नॉर्मल के पास आएगी कि दूर जाएगी, मुझे यहाँ बताओ। सर, सर क्या कहा आपने? यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है? सर रेयर टू डेंसर जा रही है। हाँ, तो लाइट नॉर्मल के पास आएगी, दूर जाएगी? सर नॉर्मल के पास आएगी। तो मैंने ऐसे बना दिया पास में, ठीक है, ये पास आ रही है ना नॉर्मल के। यस सर। अब वापस से अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो वापस से एक और रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे भी आपका रिफ्लेक्शन, अब जो नीचे रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये आपका डेंसर टू रेयर हो रहा है कि रेयर टू डेंसर हो रहा है? सर डेंसर टू रेयर। हाँ, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ वापस से? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो, कर लो म्यूट। तो इस तरह का डायग्राम बन के आता है आपका, इस तरह का डायग्राम बन के आता है इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, इस तरह एक ग्लास का बना हुआ है। तो यहाँ से लाइट आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, बेंड करी टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वापस से जब बाहर जाती है तो डेंसर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दो रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बात करना, देयर आर टू रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दो रिफ्लेक्शन के बाद में आप जब ऑब्जर्व करते हो, कुछ चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझ में आएंगी, वो सुनना। वो ये देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, देखिए, कि मैं ये बात ऑब्जर्व करता हूँ कि ये वाली जो लाइट है, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देता, इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर देता ऐसे, और ये वाली जो लाइट है, इसको अगर मैं आगे देखता हूँ इस तरह से, तो इन दोनों को अगर तुम एक बात पे ऑब्जर्व करो, इन दोनों को अगर तुम ऑब्जर्व करो अच्छे से, ध्यान देना, इन दोनों लाइट की मैं अगर बात करूं, इन दोनों की, तो तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों कैसी हो गई हैं, दोनों पैरेलल हो गई, क्योंकि कभी टकरा नहीं रही, और वो भी एक दूसरे पैरेलल दिख रही। दोनों रेस कैसी हो गई आपकी, एक दूसरे के पैरेलल हो गई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान देना, अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जब ग्लास स्लैब से कोई लाइट जाती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब कोई लाइट जाती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब कोई लाइट जाती है, तो इट बिकम्स पैरेलल टू इट। मतलब वो फर्स्ट रे और जो लास्ट रे होती है, जो फर्स्ट रे और जो लास्ट रे होती है, वो क्या बन जाती है आपकी, एक दूसरे के पैरेलल बन जाती है।
ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है समझने का, वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल बन जाती है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये दोनों क्या हो जाती है, इसको अगर इसका नाम रखने का मन करे, वैसे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे, बीच वाली को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे, और लास्ट वाली को हम बोलते हैं आपका एमरजेंट रे। ये नाम है, प्रिज्म में जब पढ़ेंगे तो प्रिज्म में ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे ना रेक्टेंगल ग्लास लैम्प में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, ये डायग्राम बनवा सकता है, तो आपके लिए डायग्राम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ध्यान में, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब भी आपसे बोलेगा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझाओ, तो आपको डायग्राम वहां बना के आना पड़ेगा, और ये बता के आना पड़ेगा कि आपकी जो फर्स्ट लाइट है, जो सबसे ऊपर लिख रही है आपको लाइट, इंसिडेंट रे, और जो एमरजेंट रे, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाती है, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। और इसको हम, ये अब इसके आगे जो वाली बात है वो हम क्लास 12, इसके आगे इसको हम क्लास 12 में वापस पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 12 में इसमें डिटेल में कुछ चीजें पढ़ेंगे। ये जो आपका आता है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं, इस, ये आप देख रहे हो शिफ्ट तो देखने को मिल रहा है ना, इंसिडेंट रे और इस इमेजिनरी रे में जो गैप है, उस गैप को बेटा हम बोलते हैं आपका लेटरल शिफ्ट। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेटरल शिफ्ट का, ना नाम ना इसका वैल्यू क्या निकल के आती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट बस ये है, डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो रेक्टेंगुलर स्लैब में आपसे डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, समझ में आया इतना सबको? यस सर। ठीक है, पूजा को जब 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 भी बात हो, मैं पूछता हूँ सबको, तो उसमें पूजा का नाम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा को जरूरी है बोलना। यस सर। पक्का समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम कुछ आपके सवाल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन सवालों को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन जो आपको देखते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, समझना है इनको अच्छे से, मैं यही समझाऊंगा सारे सारे क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो रोकना भी। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे, पूजा बताइए इसका आंसर क्या होगा? लाइट आपकी एयर से वाटर में जा रही है, तो बताइए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? सर, सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, ऐसा क्यों? सर वो रेयर से डेंसर में जा रही है। अच्छा, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है? सर टू वर्ड्स द नॉर्मल। आप तो अवे बोल रहे थे, तो या तो पहले वाला आंसर गलत है, या भी गलत बोल रहे हो, कौन सा गलत है? सर पहले वाला गलत है। अच्छा ये बताओ, आपको आपने कैसे बताया है कि रेयर से डेंसर जा रही है? सर बाकी एयर बच्चे जो सुन ऊपर है, रहे हैं गलत वो वाटर। भी हो सकते हैं, पूजा की तो बस बेचारी ग्लास लग रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, इसलिए। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सर एयर रेयर होती है और वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया सुन के। एयर हमेशा क्या होती है, रेयर होती है, बाकी बच्चे भी सुन लें, एयर हमेशा क्या होती है, रेयर होती है, और वाटर हमेशा क्या होता है आपका, डेंसर होता है, वाटर हमेशा क्या होता है आपका, डेंसर डेंसर। होता है। इससे क्या होगा कि हम डेंसर। ये समझ में आता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। और जब भी लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, हम बोलते हैं कि आपका लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल, ये आपका आंसर हो जाएगा, द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉट अवे। अच्छा, और वाई वाला रीजन भी आपको मिल गया, तो वाई में आपको बेटा यही लिख के आना पड़ेगा, क्या मैं पूरा स्टेटमेंट आपको लिखवा नहीं रहा ना, बोल रहा, पर हाँ आप इसको समझ सकते हो, आपको लिख के आना पड़ेगा कि सिंस द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर एंड एयर ऑलवेज एक्ट्स एज रेयर मीडियम, हेंस वाटर विल बी डेंसर मीडियम, हेंस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो आप बाद में लिखोगे, ये आपने बोल दिया, उसके बाद आप आगे लिखो देयरफॉर या हेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आपको यहाँ पे एयर से ग्लास जा रही है, इस करके यहाँ पे ऐसे बना रखा है ग्लास, ऑब्वियसली आप सब समझ रहे हो कि लाइट ग्लास में जा रही है तो आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकेंगे, कौन बच्चा जो क्लास छोड़ गया बीच में, कौन सा बच्चा, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है यहाँ पे? इंटेलिजेंट बच्चे क्लास कर रहे हैं, बाकी जो बच्चा जाग क्यों रहा है? क्रिश कहाँ गया? क्रिश है क्लास में भी, कौन नहीं क्लास में, बात दिख के बताना आप लोग। वंश है, वैष्णवी है, वैष्णवी आप बहुत दिनों बाद क्लास कर रही हो, क्या हो गया था, तबीयत ठीक है आपकी वैष्णवी? अनम्यूट करो, यस जवाब सर। दो। तबीयत ठीक है आपकी अब पक्का?
प्रियांशु, प्रियांशु क्लास छोड़ के चला गया। प्रियांशु क्लास में आया था कि नहीं आया था? पारस, पारस कौन है? चलो कोई नहीं। हाँ देखो, तो हाँ मैं ये बोल रहा था ये, तो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे एयर से डेंसर रेयर जा रही, तो आप डायग्राम अगर आपसे पूछे तो आप डायग्राम बना के आ सकते हो। अब आपसे बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दे रखी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आपसे बोला स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो मैंने आपको फॉर्मुला क्या बताया था, एन का फॉर्मुला क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम और एयर को हम एक जैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई, फॉर्मुला याद होना चाहिए, याद रखना, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम, आपको ग्लास दे रखा है तो आप ग्लास लिखोगे यहाँ पे, ये फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आपका वी ग्लास क्या हो जाएगा, वी ग्लास हो जाएगा आपका वी वैक्यूम डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। वी वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय आपको हो जाएगा 1.5। हम सब जानते हैं 1.5 का 2 टाइम्स होता है 3, तो 1.5 का 2 टाइम्स होता है 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया? जल्दी बताइए पूजा। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी बच्चे भी एक बार एक दो बार हाँ हाँ ना कर दो, ताकि तुम मुझे दिखे कि तुम लोग भी जिंदा हो। यस सर। शाबाश। यस। कौन? बस एक ही बच्चा बोला, रुक जाओ मैं सबकी सुनूंगा। Yes, रिताक्षी, sir. रिताक्षी यस और नो बोलो। यस सर। आयुषी तुम बोलो। यस सर। ज्योति, यस सर। क्रिश, यस सर। शाबाश। पूजा, यस सर। सार्थक, यस सर। शिवांशी, यस सर। वैष्णवी, यस सर। वंश। यस सर। चलो हो गई अटेंडेंस। देखो, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब और कुछ नहीं था, ये होता है ना ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो बोलता है 10.3, तो 10.3 कहाँ पर है, तो 10.3 में अगर हम बात करें कहाँ गई 10.3, ये रही। तो बोल रहा है कि इसमें हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब बेटा कुछ और नहीं होता, उसका मतलब सिंपल सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जल्दी से बताइए मुझे वैष्णवी जी की इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है इस पूरे टेबल में, वैष्णवी जी। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो। वैष्णवी अब अभी तो ऐसा करी तब गायब ही हो गई। वैष्णवी ऐसे नहीं है कि म्यूट म्यूट पे रहोगे तो पता नहीं चलेगा, क्लास का टाइम हो रहा है। वैष्णवी आंसर नहीं करेंगे, चलो शिवांशी आप आंसर कर दो। वैष्णवी जी अभी थोड़े दिनों में हमारी ऑफलाइन क्लास भी होने वाली है, तो आप तो वहां पे कहाँ बच के जाओगी आप? शिवांशी आप बताओ। सर डायमंड। सर डायमंड। डायमंड, वेरी गुड। और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी? बताइए शिवांशी। सर यार। एयर की, वेरी गुड। वो तो हमेशा होती है। तो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो एयर की सबसे कम है, ठीक है, ये मिनिमम हो गई। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, डायमंड की होगी, जो यहाँ पे इस टेबल में देखिए, और की भी हो सकती है पर सबसे ज्यादा यहाँ पे डायमंड की मानी जाएगी। तो ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ज्यादा इस पे लोड नहीं देना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। केरोसिन, टर्पेंटाइन इन विच ऑफ द बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो पहले देखे थे केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर दे रखे नहीं दे रखे इसमें। तो देखिए ये रहा आपका वाटर, ये रहा आपका केरोसिन, और ये रहा नीचे आपका टर्पेंटाइन ऑयल, ये रहा आपका टर्पेंटाइन ऑयल। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, तो देखना। अभी आपने जो फॉर्मूला देखा है ना एन का, तो N2/N1 जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको थोड़ा ध्यान से देखो,
ये फॉर्मूला जब अपन ने देखा था n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। तो हम देख रहे हो कि यहाँ पे 2/1 है और यहाँ पे 1/2 है। तो एक बात तो मुझे यहाँ से ऑब्जर्व होती है देखने के लिए कि n जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की, मतलब उल्टा है। अगर v1/v2 लिखा है तो वहाँ पे n2/n1 तो उल्टा लिखा हुआ है ना। इसका मतलब एक बात समझ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना इस बात को और उसको अपने नोट्स में मेंशन भी कर लेना कि एक बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे आपका n की वैल्यू ज्यादा होगी, उल्टा उस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी लाइट की, कम होगी। और सिमिलरली जिस जगह पे n की वैल्यू कम होगी, उस जगह पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। मतलब जहां पर n की मैक्सिमम वैल्यू, वहां पर आपकी v की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और जहां पर आपकी n की वैल्यू मिनिमम होगी, वहां पे आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया ये बात पूजा? यस सर। ठीक है, पूजा को समझ में आ गया। इसी बात पे वंश हमें आंसर करेंगे कि वंश मुझे बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में होगी, वाटर में, केरोसिन में या टर्पेंटाइन में? तो मैंने अगर बोला है कि वेलोसिटी ज्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, तो मुझे बताइए कि इन सब में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, बताइए वंश। यार आंसर नहीं करते हो आप, हाँ जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ वंश कि आपका वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका 1.33, इसका 1.44 और इसका 1.47। तो इनमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में होगी? सर टर्पेंटाइन ऑयल में। क्यों होगी? बेटा इस चीज को देखो ना, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? इसको वंश, इसको देख के बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से जो मैंने सामने लिखा है आपके, कि जिसका एन ज्यादा उसका क्या वी क्या होता है, कम होता है। तो उल्टा है ना, कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका यस वी सर। क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसमें वी ज्यादा होना चाहिए उसका एन क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? एन कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में आपका स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे ज्यादा होगी? अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट की, तो ऑटोमेटिकली मैं बात करूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है? वाटर की। वाटर की। समझ में आया? वाटर। हाँ हाँ वाटर समझ में आ गया। यस सर। और सबसे ज्यादा, सबसे स्पीड ऑफ लाइट कम किसमें होगी? ये टर्पेंटाइन ऑयल में। टर्पेंटाइन, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका इन तीनों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है, और इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में सबसे कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसका वी क्या होगा, सबसे कम होगा। समझ में आ गया वंश, पक्का? कम होगा। ठीक है, समझ यस में आ सर। गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो आपको, वो भी देख लेते हैं अपन, उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, आपका स्फेरिकल लेंसेज वाला रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर हम लेंस फॉर्मूला वो सब पढ़ेंगे, तो एक एक डेढ़ क्लास और है, उसमें हम खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। हम डायमंड की अगर यहाँ बात करें तो एन ऑफ डायमंड क्या है? तो मैं यहाँ से क्या पूछता हूँ, मैं यहाँ से ये पूछता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय 2.42। इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, यहाँ से आप क्या समझोगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन डायमंड इज आप या तो ये बोल सकते हो इट इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ वी ऑफ एयर, ये बोल सकते हो कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड होती है इट इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बोल सकते हो। या फिर ये भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन 2.42, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा। तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाए तो आप उसको वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो, और दूसरा कोई चीज आपकी डेंसर है या रेयर है इसको बताने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल होता है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आपका आज की क्लास में हम आपका इतना ही पढ़ रहे हैं कि हमने आपका क्या क्या पढ़ा, हमने आपका पढ़ा रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेंडिंग होती है तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। अगर हम टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है तो रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं।
उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो रेयरर। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्टेप। हम इस तरह का डायग्राम आपके सामने आ सकता है, आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा, और इस डायग्राम में आपको ये समझ आता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे और जो आपकी बाहर सबसे बाहर निकलने वाली रे होती है वो दूसरे में एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेटा स्फेरिकल लेंसेज की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसी के अंदर आप कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ोगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपका लेंस फॉर्मूला, जो कि काफी जिस तरह से अपन ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से पढ़ेंगे। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मे बी, वरना उसकी नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 100%। उसके बाद उसी क्लास में हम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि सबको ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।